आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में मतगणना आज है। उम्मीदवारों की किस्मत पर आज फैसला होगा। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में आपको बताएं कि 48.58% वोटिंग हुई थी। वहीं रामपुर लोकसभा उपचुनाव में 41.1% वोटिंग हुई थी। तो रामपुर में एसपी से आसिम, बीजेपी के घनश्याम में टक्कर है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के दिनेश लाल में कड़ा मुकाबला। तो 23 जून को रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुए थे और आज जीत और हार तय हो जाएगी। संवाददाता रामपुर से हमारे साथ अभिषेक शर्मा जुड़ गए। अभिषेक, क्या ताजा जानकारी है, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग और आज तय हो जाएगा जीत और हार का परिणाम। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, किस तरह की तैयारी मतगणना को लेकर? देखो आशिमा, मैं दिखा देता हूं आपको कि ये गेट नंबर 1 है जहां पर मतगणना होनी है। पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से प्रशासन ने अपनी तैयारियां की हुई हैं। मतगणना कर्मी और जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट हैं वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का वक्त है। 1 घंटा अभी है। 1 घंटे बाद जो कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम को जो ऑब्जर्वर हैं उनके निरीक्षण में उस सील खोली जाएगी और उसके बाद मतपेटियां निकाली जाएंगी। पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर 36 राउंड होने हैं, मिनिमम 36 राउंड होने हैं, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। और मान के चलिए एक तस्वीर बहुत क्लियर रूप से, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, एक तस्वीर 12:30 और 1 के बीच में लगभग ये अंदाजा होने लगेगा कि कौन जीत सकता है। लेकिन 2 बजे के आसपास ये क्लियर हो जाएगा कि रामपुर में नया सांसद कौन होगा। क्या आजम की मर्जी का होगा या आजम के विपरीत होगा, लेकिन जो भी होगा वो चेला आजम का ही होगा। बिल्कुल जी आशीष। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही बात आपने कही। चेले की बात किया आपने। घनश्याम लोधी और आसिम राजा दोनों ही आजम खान के एक समय पे बेहद करीबी थे। अगर बात की जाए घनश्याम लोधी की, अभी भला वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरह से वोटिंग फीसदी देखने को मिला है रामपुर में, उसका क्या फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा उतना? देखिए, बिल्कुल फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। वोटिंग फीसदी कम होने का नुकसान आजम की पार्टी समाजवादी पार्टी को भी होगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी के लिए खोने और पाने की स्थिति में पाने की ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। और वैसे भी उपचुनाव प्रशासन का माना जाता है। आजम खां जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, आसिम रजा उनके कैंडिडेट आरोप लगा रहे थे। एक गणित होता है कि जब कोई चुनाव में खड़ी पार्टी आरोप मतगणना और मतदान के दिन से लगाने लगे, तो समझ लीजिए कि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सीट थोड़ी सी फंसी हुई है। और इस बार कोई दावे से नहीं कह सकता कि बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी। आजम खां का इस लोकसभा और विधानसभाओं में वर्चस्व रहा है। रामपुर की राजनीति आजम खां के इर्द गिर्द घूमती है। क्या उस चक्रव्यूह को भेद पाएगी बीजेपी इस उपचुनाव में? हालांकि बीजेपी ने बहुत हल्के में इलेक्शन नहीं छोड़ा है। खुद योगी आए, 16 मंत्री आए, आजम अकेले थे। सपा से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झांके तक नहीं। तो ये अंतर है बीजेपी और सपा में। प्रतिष्ठा की लड़ाई है आजम के लिए और बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और साथ ही साथ कई तरह के सवाल इस बार के जो लोकसभा उपचुनाव है वो खड़े कर रहे हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार से दूरी बनाए रखी, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल हो जाता है। और इसी के साथ आजम खां की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, और अब ये परिणाम कहीं ना कहीं कई बिंदुओं को साफ करते हुए नजर आएगा। और जिसमें सबसे बड़ा कहीं ना कहीं बिंदु देखा जा रहा है कि आजम खां की जो पकड़ है मुस्लिम वोटों पर, क्या वो बरकरार है? देखिए आशिमा, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी के विरोधी भी हैं और बीजेपी की बुराई भी करते हैं, तो एक चीज विपक्षियों को उनसे सीखनी भी चाहिए कि वो किसी भी इलेक्शन को छोटा नहीं छोड़ते हैं। मेहनत उतनी होती है जितने मुख्य चुनाव में वो लोग करते हैं। आप देखिए, डिप्टी सीएम यहाँ पर आए, केशव प्रसाद मौर्य, 16 मंत्रियों को यहाँ लगाया गया, और खुद योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में भी
और रामपुर में भी। रामपुर में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया, जनसभाएं की। क्या सपा ने ये किया? आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप मेहनत देखिए, एक संगठन देखिए, एक व्यूह रचना देखिए। परिणाम से कुछ नहीं होता। लोकसभा की सदस्य संख्या पे या बहुमत पर बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन किसी भी इलेक्शन को आपने देखा होगा कि बीजेपी हाईकमान या चुनाव रणनीतिकार उनके हल्का नहीं छोड़ते हैं। सारे कार्यक्रम उसी तरीके से जारी हुए जिस तरीके से हमने फरवरी में हुए आम विधानसभा चुनाव में देखे थे। अब 2023 या 24 में जो इलेक्शन है उसमें आप देख लीजिएगा 25 में कि किस तरीके से संगठन के चुनाव को लेकर बीजेपी 2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर देती है। वहां समाजवादी पार्टी ने नफा नुकसान भापा है शायद अखिलेश ने, कि अगर जीत गए तो नफा मेरा, अगर हार गए तो नुकसान आजम खां का। आजम खां को आजमगढ़ में भी भेजा गया था एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर। आजमगढ़ और यहां रामपुर में हम बात करें तो समाजवादी पार्टी टोटली डिपेंड है मुस्लिम वोटर्स पर। मुस्लिम वोटर्स कितने साथ हैं रामपुर में आजम खां के साथ और आजमगढ़ में, वो पता लग जाएगा 2 बजे के आसपास। क्या नया सांसद मिलेगा? क्या समाजवादी का यहाँ डंका जो बजता था वो इस बार लुप्त हो जाएगा? क्या बीजेपी हार का सिलसिला तोड़ पाएगी? क्योंकि बीजेपी ने रामपुर में पूरी ताकत लगाने के बावजूद आजम खां को शिकस्त नहीं दे पाई है। अभिषेक, ये भी समझना चाहूंगा आपसे, आजम खां टाइगर इज बैक कहते हुए बोलते हुए नजर आए थे, जेल से छूटते हैं। क्या इमोशनल कार्ड खेलने की बात सामने आई है? इमोशनल कार्ड खेला गया है, और अगर इमोशनल कार्ड खेला गया है तो कहीं ना कहीं विश्वास रामपुर में आजम खां का डगमगाया था, शायद इसी वजह से खेला गया। देखिए, राजनेताओं की खासियत होती है, जितने भी बड़े आप राजनेता देखेंगे उनको माहौल को समझने की परख होती है और उस माहौल के हिसाब से वो अपनी संवाद अदायगी कर लेते हैं। जिस तरीके से फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, चुनाव की पटकथा भी कुछ उसी तरीके से लिखी जाती है। और चाहे आलोचक रहे हों आजम खां के, मैं भी ये मानता हूं कि जब वो बोलते हैं उनके बोलने में जो कला है शायद उनके विपक्षियों के पास रामपुर में वो नहीं है। अगर आप बीजेपी के पूरे काडर को देखें, प्रखर वक्ताओं के रूप में अगर आप देखें कितने नाम होंगे, लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो एक नाम होगा आजम खां। उन्होंने कहा टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक उन्होंने बताया अपने आप को, और जिक्र करना नहीं भूलते 27 महीनों का उनका संघर्ष, चाहे जेल में उन्हें कोठरी में रखा गया हो या नहीं रखा गया हो, वो सलाखों के पीछे की बात थी। अब अगर आजम खां बताते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हुए तो उस पर विश्वास करने के अलावा उनके वोटरों पर और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर की जिंदगी वहां का रहने वाला जानता है या वहां के जो रक्षाबंदी होते हैं वो समझते हैं। लेकिन आजम खां बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और वो जानते हैं कि चुनाव की रग क्या है, किस रग को दबाना है जिससे कि उनकी पब्लिक जो है वो इमोशनल हो। और हर चुनाव हिंदुस्तान की ये खासियत है, यहाँ चुनाव इमोशन से जीते जाते हैं। तो आजम खान ने भी इमोशंस का तड़का पूरी तरीके से लगाया है। और आपको मैं एक नजारा दिखाऊं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पूरी तरीके से डेप्यूट किया गया है। ये नवीन मंडी स्थल जो काउंटिंग सेंटर है, एसएसबी है, ये सीमा सुरक्षा बल के जवान आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए ये सुरक्षा उपचुनाव है, एक लोकसभा सीट की ही गिनती होनी है, लेकिन हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। यहाँ जो ड्यूटी ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर, वो चेक कर रहे हैं, बिना परमिशन के किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। लोकसभा उपनिर्वाचन 2022 है, आप ये देखिए कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। और कुल मिलाकर अंदर भी किसी को मोबाइल ले जाने की, फोन की इजाजत नहीं है। जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं उन दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन होते दिखाई दे रहा है। लेकिन अंततः यहाँ यूपी की सियासत में आजम खां वर्सेस पूरी बीजेपी है। और समाजवादी पार्टी का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये चुनाव आजम खां के इर्द गिर्द लड़ा गया है। बीजेपी वर्सेस आजम खां का ये चुनाव है। देखना ये दिलचस्प, सभी की निगाह इसी पे है कि आजम खां इतने विरोध के बाद, पूरी सरकार की मेहनत के बाद फिर से अपने कैंडिडेट आसिम रजा को जीत दिला पाते हैं, या उन्हीं के पुराने शागिर्द जो लोधी हैं वो बीजेपी के टिकट पर बाजी मार जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसान फरामोश कह रहे हैं आजम खां। बिल्कुल, कई मौकों पर जिस तरह से आपने जिक्र किया है इसका कहीं ना कहीं जिक्र आजम खां की तरफ से किया गया है। और देखिए, हमारे जो संवाददाता हैं ग्राउंड से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 बजे काउंटिंग होनी है और उससे पहले आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस है, कड़ी सुरक्षा के बीच ये आज मतगणना यहां पर होगी और तय हो जाएगा कि आजमगढ़ और रामपुर में कौन सांसद बनने वाला है बीजेपी का। क्योंकि आजमगढ़ की बात करें तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और रामपुर में सीधे लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखी
जा रही है और आज के परिणाम ये तय कर देंगे कि आखिर जीत किसकी होगी और इसके बाद आगे की जो राह है अभिषेक कहीं ना कहीं वो तय होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से आपने सुरक्षा की तस्वीर दिखाई कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर पहुंच रही है, हालांकि एक बड़े स्तर का चुनाव ना हो, सरकार पर बहुत बड़ा फर्क ना, इसका सरकार गठन को लेकर कोई बहुत बड़ा फर्क इसको ना देखा जाए, लेकिन ये सुरक्षा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चुनाव कोई भी हो विपक्ष सवाल खड़े करने लगता है और ऐसे में निष्पक्ष परिणाम रहे उस लिहाज से ये सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण। देखिए, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस भी है आशिमा और उसी हिसाब से ये सारी व्यवस्था की जाती है और सेंसिटिव है ही रामपुर। रामपुर हॉट सीट है शुरू से, चाहे आजम लड़े ना लड़े, क्योंकि देखिए फोकस पूरी तरीके से यूपी की राजनीति की हम बात करें, इस समय राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं है यूपी में। था बिल्डोजर कुछ दिनों पहले तक, उसके बाद अब रामपुर चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है। आजमगढ़ में भी सबकी निगाह हो सकती है, लेकिन बड़े नेता आजम खां हैं जिनकी प्रतिष्ठा रामपुर से जुड़ी हुई है, इसलिए उनके समर्थक कुछ न कर दें एक आशंका रहती है और प्रशासन कभी भी किसी भी संभावनाओं से इंकार नहीं करता है। इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और ये तमाम पुलिस बल इसलिए तैनात है कि निष्पक्षता से ये काउंटिंग हो। चुनाव आयोग का अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर्स यहाँ तैनात हैं, वो पल पल की रिपोर्ट करते हैं। कोई भी चीज कोर्ट में जा सकती है, विपक्षी हार या जीत पर कोर्ट का रुख कर सकते हैं, तो नॉर्म्स तो सरकार को पूरे करने पड़ते हैं और चुनाव आयोग की निर्देशन में ये चुनाव हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिणाम पर सबकी निगाहें हैं। आजम खां इतनी विपरीत परिस्थितियों में क्या अपने कैंडिडेट आसिम रजा को जीत दिला पाएंगे? सोचा यह जा रहा था कि आजम की धर्मपत्नी वो चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि वो भी एक बार चुनाव लड़के जीत चुकी हैं, या वो अपने बड़े बेटे की पुत्रवधू को इस बार टिकट दिला पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपने बहुत खास आसिम रजा को ये टिकट दिलाया है। और ऐसे में आजम और आसिम का जो ये सफर है, पब्लिक की जो रामपुर की जनता है उनके साथ जुड़ी है, उसके कई कारण हैं, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है। बिल्कुल अभिषेक, रामपुर की जनता के साथ इमोशनल अटैचमेंट जुड़े हैं। ऐसे में यह भी समझना जरूरी हो जाता है, बेहद दिलचस्प हो जाता है कि रामपुर की जनता के मन में, उनके दिल में किसके लिए प्यार है। सुबह 8 बजे जब रिजल्ट आएगा, जो काउंटिंग शुरू होगी, जब रिजल्ट आएगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल रामपुर का समीकरण क्या कुछ कहता है अभिषेक, अगर वो आप बता पाए हमें तो। देखिए, रामपुर का समीकरण बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के सारे आजम खां जीतते रहे हों, उसमें हिंदू मतों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और आजम को हिंदू मत भी अच्छी तादाद में यहाँ मिलते रहे हैं। अब वो हिंदू मतों में बीजेपी पूरी तरीके से सेंध लगाएगी। साथ ही जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इसलिए टिकट मिला है लोधी को, घनश्याम लोधी को इसलिए टिकट दिया है बीजेपी ने कि बैकवर्ड क्लासेस, चूंकि वो जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं वो वोटिंग परसेंटेज उनका जाता रहता है। अगर बैकवर्ड क्लासेस के साथ मुस्लिम का कंपेरिजन करें तो मुस्लिम इधर वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा रहते हैं, तो हिंदू मत जो है उसमें बैकवर्ड क्लासेस बहुत ज्यादा वोटिंग करते हैं। और इस चुनाव, इस मतदान में ये देखने में आया कि मुस्लिम परसेंटेज कम रही है शहरी इलाकों में। शहरी इलाका वो जो रामपुर सिटी से लगा हुआ है, वही थ्रस्ट एरिया समाजवादी पार्टी का, वही आजम खां का सबसे बड़ा मजबूत किला है जो शहरी क्षेत्र है रामपुर का। उसमें कम वोटिंग परसेंटेज होने का मतलब यह है कि थोड़ा सा खतरा महसूस कर रही है समाजवादी पार्टी। इसमें कितनी सेंध बीजेपी ने लगाई है शहरी वोटर्स में। अगर मुस्लिम जो मतदाता हैं उनका पोलिंग परसेंटेज कम रह जाता है और जो हिंदू मत हैं वो ज्यादा पड़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जीत जो है 20 से 30 हजार की बीजेपी से हो सकती है। हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं रहना चाहिए क्योंकि पोलिंग परसेंटेज बेहद कम रहा है। नजदीक से चुनाव हो सकता है, 10 से 15 हजार, ज्यादा से ज्यादा 20 हजार से जीत हार का अंतर तय हो जाएगा। नेक टू नेक फाइट है। हर मतगणना स्थल पर टीम नहीं पहुंच सकती, रिपोर्टर नहीं पहुंच सकता। ऐसे में जो ऊपर से दिखाई दे रहा है उसमें शहर में पोलिंग परसेंटेज कम रहा है, देहात में ज्यादा होता है। और मुस्लिम वोटर्स जिनका आजम खां पे भरोसा है, उन्होंने इस इलेक्शन पे कितना इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि उन वोटर्स को भी पता है कि आजम विधायक तो बन चुके हैं, उनके बेटे आजम अब्दुल्ला विधायक बन चुके हैं। अब जीत हार से कुछ आजम भाई पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये कहते हैं लोग यहाँ पर, आजम भाई के नाम से ही कहते हैं। तो ऐसे में इस बार बीजेपी चौंका सकती है। तो आशीष और आशिमा, इस पर आपकी हमारी सबकी निगाह है और देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी
क्या आजम को उसके गढ़ में मात दे पाई? बिल्कुल। तो गढ़ की लड़ाई का एक एक समीकरण हमारे संवाददाता धरातल से आपको हर एक तस्वीर के जरिए समझा रहे हैं। अभिषेक, देखिए आज का जो दिन है वो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण स्थिति इसलिए क्योंकि जब वोटिंग यहां पर हो रही थी तो आजम खां यहां पर आए थे और उनकी तरफ से साफ तौर पर सवाल खड़ा किया था। आएंगे आपके पास इसी सवाल के साथ। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हर एक अपडेट जो है दर्शकों को देना जरूरी है। और आज आएंगे रामपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे। 8 बजे काउंटिंग होगी। धरातल पर जो सुरक्षा चाक चौबंद है, मंडी समिति में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और विधानसभा में 16 टेबल जो है वो लगाई गई है। संवाददाता रामपुर से हमारे साथ अभिषेक शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है। अभिषेक, आज कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। हम चाहेंगे जो सुरक्षा वहां पर देखी जा रही है, जो वहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है, फोर्स मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा कि आज के इस चुनौतीपूर्ण दिन को लेकर वो किस तरह मुस्तैद है, किस तरह तैयार है। देखिए आशिमा, आप देखते हैं ऐसे पहले भी दिखाए थे, ये कतारबद्ध तरीके से अंदर एसएसबी जा रही है। यहाँ कोई गजेटेड ऑफिसर नहीं है, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं जो हमसे बात नहीं कर सकते। अगर गजेटेड रैंक का कोई ऑफिसर होता तो जरूर मैं उनका वर्जन, सुरक्षा व्यवस्था कितनी है, वो जरूर दर्शकों से मैं बात कराता। अगर एसपी सिटी और एसएसपी यहाँ पहुंचेंगे तो मैं जरूर कनेक्ट करूंगा उनको चैनल के साथ, लेकिन इस समय जितने भी ड्यूटी इंस्पेक्टर्स हैं वो अलाउड नहीं है मीडिया से बात करने के लिए। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था साफ दिखाई दे सकती है। एसएसबी वहां पे भी खड़ी है, एसएसबी है जी। बिल्कुल, अधिकारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे अधिकारी पहुंचेंगे अभिषेक, उनसे बात कीजिएगा कि आज के इस दिन को लेकर किस तरह से वो पूरी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां यहाँ पर करती हुई, लेकिन इसी के साथ हम अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो उनकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही है और जिस तरह से पूरा यहाँ पर समीकरण निकल कर आ रहा है उसकी रणनीति यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है? देखिए, कांग्रेस की कभी ये सीट होती थी, नूर बानो नाम आपने सुना है, नवाबों की, उनके बाद उनके बेटे मिक्की मियां, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कभी सल्तनत होती थी आजम खां के उदय करने से पहले। ये कांग्रेस की बहुत मजबूत सीट हुआ करती थी। रामपुर का नवाब घराना कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन उन नवाबों के खिलाफ आशीष और आशिमा आजम खान ने जब बुगल फूकी, जो अगर आजम खां का आप कैरियर देखेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ में आरिफ मोहम्मद खान, जो इस समय केरल के राज्यपाल हैं, वो छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और आजम खां महामंत्री होते थे उस छात्र संघ में। वहां से आकर इन्होंने मजदूरों की राजनीति रामपुर में शुरू करी, रिक्शा वालों को संबोधित किया। उस समय रामपुर की अगर पूरी स्थिति को आप जाने, अगर इतिहास के पन्नों में जाएं तो यहाँ एक साइकिल फैक्ट्री होती थी, दूसरी फैक्ट्रीज होती थी, कई फैक्ट्रीज थी रामपुर में। और वहां जो मजदूरों का, जैसा आजम खां आरोप लगाते रहे कि नवाबों ने उनका शोषण किया, और उस नवाबियत के खिलाफ एक आवाज आज से 45 साल पहले एक युवा नेता आजम खां ने वो उठाई। उसके बाद इतना जन समर्थन, एक जिस तरीके से आजम खां का एटीट्यूड है, आज भी वो बहुत कुछ ज्यादा शोषा नहीं करते हैं, आम आदमी की तरह गलियों में घूमते हैं। अभी जब वो 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए, उस समय मैंने उन्हें देखा था जब वो सीतापुर जेल से यहाँ रामपुर पहुंचे। उसके बाद जो उनका कनेक्शन था पब्लिक के साथ। अब ठीक है, वो इस समय कितने भी मुकदमे, 82-83 मुकदमे झेल रहे हैं, जेल से आए, उन्होंने क्या किया वो अलग चीज है, लेकिन पब्लिक का उन पर कितना विश्वास है, रामपुर की जनता का उन पर कितना विश्वास है, इस चुनाव से तय होगा। और वो ये भी तय हो चुका कि जेल के अंदर से विधानसभा चुनाव वो जीत चुके हैं और भारी मतों से जीते हैं, तो पब्लिक उनके साथ कनेक्ट है। आप उन्हें किसी भी जो आरोप चल रहे हैं, कोर्ट तय करेगा कि कितने वो दोषी हैं कितने नहीं, लेकिन उसे भुनाने में वो माहिर हैं। वो ये नहीं कहते बकरी चोरी का मुकदमा हो गया, वो कहते हैं बकरी डकैती का मुकदमा हो गया। तो आप उनके शब्दों को अगर तोलते हैं तो वो हर नर्स पब्लिक की पकड़ना जानते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास बहुत है। और इसको बीजेपी भी जानती है, योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि वो प्रखर वक्ता हैं। तो उनकी काट के लिए योगी, जो खुद अपने आप में एक बड़े वक्ता हैं, और बीजेपी में ये फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अगर मैं लगातार बात कर रहा हूं, अगर आजम खां का आप एक कद देखें, जो उनकी भाषण शैली है, उसमें समाजवादी पार्टी का एक नेता आपको उनके कद का नहीं मिलेगा, जो माइक से 2 घंटे लगातार बोलें और पब्लिक को हिलने ना दें।
और शायद यही वजह थी अभिषेक की रामपुर में जो है या आजमगढ़ की बात की जाए, अखिलेश यादव नहीं नजर आए, शिवपाल यादव नजर नहीं आए, चाचा भतीजे दूर रहे, अकेले आजम खान ने मोर्चा संभाला और जनता के बीच में गए। लेकिन सवाल यहां पर यह समझना यह भी जरूरी हो जाएगा अभिषेक, जरा समझाइएगा कि प्रत्याशी के तौर पर अगर बात की जाए, उम्मीदवार के तौर पर बात की जाए तो तंजीम फातिमा हो सकती थी या उनकी बड़ी जो बहू है वो भी हो सकती थी, ऐसे में आसिम राजा ही क्यों? देखिए, परिवारवाद से शायद बचने के लिए, क्योंकि बीजेपी घेर लेती और बीजेपी का जो हमला है आज विपक्षी पार्टियां उसके सामने, क्योंकि एक रणनीति के तहत बीजेपी काम करती है और चुनावी रणनीति इतनी मारक होती है, उन सवालों के जवाब शायद जनसभा में नहीं दे पाते, इसलिए आसिम रजा को उतारा गया। इस समय आजम खान को जरूरत भी है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपनी जो टीम है, उन्हें बढ़ावा देना। और उपचुनाव था, 2-3 साल की बात है, आधा टर्म गुजर चुका है, ऐसे में उनको ये चाहिए था, शायद यही रणनीति है, उधर अपने परिवार के डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं, चाचा के लड़के को टिकट दिया है आजमगढ़ से, तो परिवारवाद एक वजह हो सकती है। टिकट दिला सकते थे अनासी से, क्योंकि ये माना जा रहा है, सब जगह चर्चा है कि अखिलेश यादव ने एक खाली साइन करके टिकट के लिए वो फॉर्म आजम खान को सौंप दिया था और कह दिया था कि आप चाहें जो नाम लिख लें इसमें, और उन्होंने आसिम रजा का